एक बार हमें यह पता लग गया कि इनकम टैक्स एक सेंट्रल लेवी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको लेवी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स को हम किस तरह समझ सकते हैं। अगर हम इनकम टैक्स स्टडी करना चाहते हैं, इनकम टैक्स रीड करना चाहते हैं, इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हम किस तरह बन सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। जी हाँ, इनकम टैक्स के कंपोनेंट्स, दैट मीन्स इनकम टैक्स को समझने के लिए आपको क्या क्या स्टडी करना होगा, किन किन बातों से आपको अपडेट रहना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसा कि अभी तक हमने समझा कि अथॉरिटी ऑफ लॉ, दैट मीन्स कोई भी टैक्स इंपोज किया जाता है बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, इसका मतलब कि उसके लिए कोई ना कोई कानून बनाया गया हो। तो इनकम टैक्स के लिए कानून बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स समझने के लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो समझना ही होगा, उसके साथ इनकम टैक्स रूल्स 1962 भी हमें समझने होंगे। अब बात आती है कि एक्ट और रूल्स में क्या डिफरेंस है। तो जब आप इनकम टैक्स एक्ट को स्टडी करते हैं, किसी भी एक्ट को स्टडी करते हैं, तो एक्ट हमेशा बताता है व्हाट टू डू, कि क्या किया जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट हमें बताता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ इतना बताता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। कैसे फाइल करनी है ये हमें रूल्स बताते हैं। तो रूल्स हमें बताएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आप ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7, जो भी फॉर्म आप पर एप्लीकेबल होता है वो फॉर्म आप फिल करेंगे। तो एक्ट बताता है व्हाट टू डू, क्या किया जाना है, क्या करना है, और रूल्स बताते हैं हाउ टू डू, कैसे किया जाना है, कैसे करना है। तो दैट मीन्स एक्ट हमेशा लीगल प्रोविजंस बताते हैं और रूल्स हमेशा जो है उन प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए जो भी प्रोसीजर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है उन प्रोसीजर्स को स्पेसिफाई करते हैं। तो एक्ट से हमें लीगल प्रोविजंस पता चलेंगे और रूल्स से हमें प्रोसीजरल पार्ट पता चलेगा कि कैसे उस चीज को किया जाना है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम रीड करेंगे और जहां पर रेलिवेंट पोर्शन के लिए जितनी जरूरत होगी हम इनकम टैक्स रूल्स 1962 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है फाइनेंस एक्ट की। फाइनेंस एक्ट अगर मैं ब्रीफली बात करूं तो बेसिकली कोई भी टैक्स लॉ जब भी बनाया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि एक बार उसको बना दिया गया और उसके बाद उसके अंदर कोई चेंजेस ना किए जा सके। टाइम टू टाइम उन एक्ट्स के अंदर, उन कानून के अंदर कुछ बदलाव किए जाते हैं और वो बदलाव किए जाते हैं थ्रू फाइनेंस एक्ट। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हमें रीड करना होगा नोटिफिकेशंस को, सर्कुलर्स को और केस लॉज को। तो हम इन सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इनकम टैक्स लॉ के लिए जो कंपोनेंट्स है, दैट मींस आपको किन किन से अपडेट रहना होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से, इनकम टैक्स रूल्स 1962 से, फाइनेंस एक्ट से, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और कोर्ट डिसीजंस, केस लॉज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। तो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिस्ट 1 आर्टिकल 246 के जरिए यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 यह कानून बनाया गया। द
इंडियन इनकम टैक्स इज लेविड थ्रू इनकम टैक्स एक्ट 1961 और हम अपने इस कोर्स के अंदर भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स एक्ट की, तो इनकम टैक्स एक्ट जो है एक सेंट्रल लेवी है। दैट मीन्स मैंने आपको बताया लिस्ट 1 के जरिए पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है जिन पर लॉ बनाया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है, और वो एज ए कंट्री जो होल कंट्री के लिए बनाया जा सकता है या फिर पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए बनाया जा सकता है। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है, जो कानून है, वो होल ऑफ द कंट्री के लिए बनाया गया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि होल ऑफ द कंट्री के लिए बनाया गया है या फिर पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए बनाया गया है? तो हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 1 देखते हैं जिसके अंदर बताया गया है इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। यह जो एक्ट है, यह जो कानून है, पूरे भारत पर एप्लीकेबल होगा। अब मैंने आपको बताया था एक्ट होते हैं, जो कानून होते हैं, उनके अंदर जो भी प्रोविजंस होते हैं वो सेक्शंस के जरिए बताए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सेक्शन 1 जब रीड करते हैं तो सेक्शन 1 के अंदर बताया गया शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इट मींस कि इनकम टैक्स एक्ट का शॉर्ट टाइटल बेसिकली नेम क्या रहेगा इस कानून का, एक्सटेंट कहां तक एप्लीकेबल होगा, एंड कमेंसमेंट कब से एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 1 हमें बताता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम पर टैक्स लगाने के लिए जो कानून बनाया गया उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद बात आई एक्सटेंट, ये कहां तक एप्लीकेबल होगा, इसके लिए कहा गया इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर यह एप्लीकेबल होगा। फिर बताया गया कमेंसमेंट की कब से एप्लीकेबल होगा। इसमें कहा गया सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962। तो यह 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में एप्लीकेबल हो गया था। तो इनकम टैक्स एक्ट को हम जो है थ्रू आउट अपने इस कोर्स में स्टडी करेंगे। काफी सारे सेक्शंस होंगे जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई होते हैं। तो सेक्शन 1 से हमें ये बात पता लग गई कि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो होल ऑफ द इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। जनरली आप देखते होंगे कि जो एक्ट्स होते हैं, जो कानून होते हैं, बहुत बार जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होते। जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था और बहुत सारे कानून जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर एप्लीकेबल नहीं होते थे। लेकिन आर्टिकल 370 को अबोलिश करने के बाद, डिलीट करने के बाद, सभी कानून जो है सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट स्टार्टिंग से ही जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होता था और अभी भी होता है। तो दैट मीन्स होल ऑफ द इंडिया मीन्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 1 अप्रैल 1962 से यह एप्लीकेबल हो गया था और इसके अंदर 298 सेक्शन है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 298, और शेड्यूल्स भी दिए गए हैं, शेड्यूल्स 1 to 14। तो 14 शेड्यूल है और 298 सेक्शन है। तो 298 सेक्शन डजंट मीन्स कि 298 सेक्शन है, इससे ज्यादा सेक्शन है। हम देखेंगे कई जो सेक्शन है वो सेक्शन 2, सेक्शन 2A, सेक्शन 2B इस तरह भी इंसर्ट किए गए हैं। तो जिसकी वजह से अगर मैं एक्चुअल नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करूं वो 298 से कहीं ज्यादा है। तो सेक्शंस को कैसे रीड करना है वो भी हम आगे देखेंगे। इट अंडरगोज ए चेंज एवरी ईयर। एवरी ईयर इस एक्ट के अंदर कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ चेंज किए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था वो जो बदलाव किए जाते हैं, वो जो चेंज किए जाते हैं, वो किए जाते हैं थ्रू फाइनेंस एक्ट। जो फाइनेंस एक्ट है
वो हर साल फाइनेंस एक्ट हर साल जो है आपका बनाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है। और उस फाइनेंस एक्ट के जरिए इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर, कस्टम के अंदर, एक्साइज के अंदर काफी सारे बदलाव किए जाते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स, तो जैसा कि मैंने बताया इनकम टैक्स रूल्स हमें बताते हैं हाउ टू डू। बेसिकली जो प्रोसीजरल पार्ट होता है वो हमें इनकम टैक्स रूल्स से पता चलता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज लुक्ड आफ्टर बाय द सीबीडीटी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसके द्वारा जो है पूरे इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, पूरे इनकम टैक्स को मैनेज किया जाता है। अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है बेसिकली उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो कि बेसिकली इनकम टैक्स को एडमिनिस्टर करता है, और सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, तो वो आपके जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है जैसे कि जीएसटी, कस्टम, इन सभी को जो है सीबीआईसी डिपार्टमेंट जो है वो एडमिनिस्टर करता है, मैनेज करता है। तो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं पूरे इनकम टैक्स को। फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के लिए सीबीडीटी जो है टाइम टू टाइम क्या करती है, रूल्स फ्रेम करती है, रूल्स बनाती है, जिनको क्या कहा जाता है, इनकम टैक्स रूल्स। और इसको जो है इनकम टैक्स रूल्स 1962 के नाम से जाना जाता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट अलोंग विद इनकम टैक्स एक्ट 1961 वी हैव टू स्टडी also income tax act 1960, income tax rules 1962। तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी है इनकम टैक्स रूल्स को पढ़ना। उसके बाद फाइनेंस एक्ट, तो फाइनेंस एक्ट जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि किसी भी कानून के अंदर जो भी बदलाव किए जाते हैं वो फाइनेंस एक्ट के जरिए किए जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है देखते होंगे इन दी मंथ ऑफ फरवरी के महीने में काफी सारे लोग जो है बजट को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। जी हाँ, जो यूनियन बजट होता है जो कि फरवरी में जो है प्रेजेंट किया जाता है, उस बजट को लेकर काफी सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं। बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और बिजनेसमैन भी जो है उस बजट को लेकर जो है काफी सारी बातें करते हैं। तो वो बजट जो बेसिकली होता है वो बजट होता है कि इंडियन गवर्नमेंट, जो भी इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को कहां कहां अलोकेट करने वाली है। दैट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी टैक्सेस की फॉर्म में पैसा कलेक्ट किया है या और किसी भी रिसोर्स से जो पैसा कलेक्ट किया है उसको वो कहां कहां खर्च करने वाले हैं। और उसके साथ ही उस बजट के अंदर कुछ टैक्सेशन को लेकर बातें की जाती है कि इनकम टैक्स के अंदर क्या बदलाव किए जाएंगे, जीएसटी के अंदर क्या बदलाव किए जाएंगे, कस्टम के अंदर क्या बदलाव किए जाएंगे। तो बेसिकली वो जो बजट पेश किया जाता है उसे कहा जाता है फाइनेंस बिल। और उस फाइनेंस बिल के जरिए जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे अमेंडमेंट्स को प्रपोज करती है। दैट मीन्स वो कुछ जो है प्रावधान में संशोधन करना चाहती है। वो एक ड्राफ्ट बिल होता है और उस ड्राफ्ट बिल को पार्लियामेंट में रखा जाता है। जी हाँ, जो बजट में जितनी भी अनाउंसमेंट की जाती है वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में रखी जाती है। और पार्लियामेंट जब उसको अप्रूव करता है तो वो जो है अप्रूव होने के बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत का जो राष्ट्रपति है, उस पर अपनी सहमति देता है। उसके बाद वह फाइनेंस बिल बन जाता है फाइनेंस एक्ट। तो आप देखेंगे कि फाइनेंस बिल जो प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री होता है, जो कि अभी के लिए निर्मला सीतारमन जी है, जिन्होंने जो प्रीवियस बजट है वो पेश किया था। और उस बजट को, उस फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट अप्रूव करती है। ऐसा नहीं है कि जो बजट बना दिया गया, जो बिल बना दिया गया उसको पार्लियामेंट सीधा ही अप्रूव कर देगी। हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर उन
संशोधनों को लेकर, उन अमेंडमेंट्स को लेकर, उन बदलाव को लेकर कुछ चर्चा हो, डिस्कशन हो और कुछ सजेशंस दिए जाएं। पार्लियामेंट में लगता है कि जो संशोधन किए गए हैं, कुछ संशोधन अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं। जो अच्छे नहीं हैं उनको फिर से बदला जाए, उसके रिगार्डिंग कुछ सुझाव दिए जाए, कुछ रिकमेंडेशंस दी जाए। तो उन रिकमेंडेशंस और उन सजेशंस को कंसीडर करने के बाद जब पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है, फाइनली प्रेसिडेंट जो है, भारतीय राष्ट्रपति जो है, उसको अप्रूव करते हैं और वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। और एक्ट का मतलब है कि वो अब कानून बन गया है। उस कानून के जरिए अलग अलग टैक्स लॉज के अंदर बदलाव किए जाते हैं। तो अगर हम इनकम टैक्स को समझना चाहते हैं तो इनकम टैक्स में हम देखते हैं कि फाइनेंस एक्ट के जरिए हर साल कुछ ना कुछ बदलाव किए जाते हैं। उन बदलाव को समझने के लिए हमें फाइनेंस एक्ट को भी समझना जरूरी है। फाइनेंस एक्ट की अगर मैं बात करूं, फाइनेंस एक्ट को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, 2, 3 और 4। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो इनकम टैक्स रेट्स होती हैं करंट असेसमेंट ईयर के लिए, उनको स्पेसिफाई किया जाता है। अभी कुछ लोगों को हो सकता है असेसमेंट ईयर के बारे में नहीं पता हो, तो असेसमेंट ईयर को अभी हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इनकम टैक्स रेट्स को स्पेसिफाई किया जाता है फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। सेकेंड पार्ट में जो टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस जो रेट्स होती हैं उनको स्पेसिफाई किया जाता है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। थर्ड पार्ट में जो रेट्स दी जाती है इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। तो हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर के द्वारा जब एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है तो एम्प्लॉयर उस सैलरी पार्ट से कुछ टैक्स डिडक्ट कर लेता है और टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो टीडीएस की वो जो रेट्स होती है वो बेसिकली फाइनेंस एक्ट के अंदर स्पेसिफाई की जाती है इन दी थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में नेट एग्रीकल्चर इनकम को लेकर आप इनकम टैक्स किस तरह कंप्यूट करते हैं उसके रिगार्डिंग रूल्स जो है वो बताए जाते हैं। तो बेसिकली आपका जो इनकम टैक्स का जो फर्स्ट शेड्यूल होता है वो इन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन, इनकम टैक्स रेट्स, टीडीएस रेट्स और जो है टीडीएस ऑन सैलरी और नेट एग्रीकल्चर इनकम को लेकर रूल्स स्पेसिफाई करता है। तो एक बात यहां पर क्लियर हो गई है कि इनकम टैक्स को समझने के लिए हमें एनुअल बेसिस पर फाइनेंस एक्ट को भी स्टडी करना होगा। आफ्टर दैट नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम कुछ नोटिफिकेशंस इशू करती है। हम देखेंगे जब हम इनकम टैक्स एक्ट को स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस में लिखा होता है कि कुछ कैटेगरी ऑफ पर्संस को या फिर कुछ कैटेगरी ऑफ इनकम्स को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो उन पर वह एप्लीकेबल होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन प्रोविजंस को स्पेसिफाई करने के लिए टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस इशू करती है। हमें उन नोटिफिकेशंस को भी स्टडी करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यह कहा जाता है कि सर्टेन पर्संस पर कोई पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई नहीं होगा और वो जो सर्टेन पर्सन है उनको गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के अंदर स्पेसिफाई करेगी। इसका मतलब कि कुछ लोगों पर जो है कुछ सेक्शंस, कुछ इनकम टैक्स के प्रावधान एप्लीकेबल नहीं होंगे और वो जो कुछ लोग हैं उनको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन निकालेगी और उसमें उन लोगों की कैटेगरीज को बताएगी कि इन लोगों पर वो प्रावधान एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें उन नोटिफिकेशंस को रीड करना भी जरूरी हो जाता है। नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको इफेक्ट देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफिकेशंस इशू करती है। एक एग्जांपल भी आपको दिया गया है, एग्जांपल सेक्शन 145। सेक्शन 145 हमें बताता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कि जो अकाउंटिंग की जाएगी उसके लिए आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। बेसिकली अकाउंटिंग के लिए 2 तरह के मेथड होते हैं, कैश
और अक्रूवल। कैश बेसिस मींस जहां पर जो अकाउंटिंग की जाती है वो तभी की जाती है जब किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर किसी कैश या बैंक की इन्वॉल्वमेंट हो। दैट मीन्स या तो कैश या बैंक रिसिप्ट हो या फिर कैश या बैंक पेमेंट हो, तो ही उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और अक्रूवल बेसिस का मीन्स होता है कि अक्रूवल बेसिस का मतलब है कि आप जो अकाउंटिंग करेंगे वो ड्यू बेसिस पर करेंगे। दैट मीन्स कोई एक्सपेंस अगर आपने इनकर कर दिया, कोई खर्चा अगर आपने कर दिया है, भले ही उसकी पेमेंट आपने नहीं की है, उसको भी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड profit and gains of business or profession or income from other sources shall, subject to the provision of subsection 2, be computed in accordance with the either cash or mercantile system of accounting regularly employed by the SSC। तो यहां पर बेसिकली इस सेक्शन के अंदर यह बताया गया है कि हम देखेंगे इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहां पर बताया गया है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के लिए और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए आप जो अकाउंटिंग करेंगे उसके लिए आप या तो कैश बेसिस फॉलो कर सकते हैं या फिर आप मर्केंटाइल बेसिस फॉलो कर सकते हैं। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो होता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली अक्रूवल मेथड या फिर मर्केंटाइल सिस्टम दोनों एक ही बात है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक बात तो हमें यहां पर पता लग जाती है कि इनकम टैक्स के अंदर आप कैश बेसिस भी जो है मेथड फॉलो कर सकते हैं और आप मर्केंटाइल सिस्टम जो है ऑफ अकाउंटिंग भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी सिस्टम आप जब अडॉप्ट करते हैं तो उसको आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है एक साल आपने कैश बेसिस फॉलो किया, नेक्स्ट ईयर आपने मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया, उसके नेक्स्ट ईयर आपने कैश बेसिस फॉलो किया। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, जो भी रेगुलरली सिस्टम अडॉप्ट करेंगे उसको आप रेगुलरली फॉलो करेंगे। उसके बाद यहां पर बताया गया सेकंड सब सेक्शन। तो एक बात आप यहां पर और समझे कि सेक्शन जो होते हैं उनमें जो बात कही जाती है, अगर किसी सेक्शन में 1, 2 इस तरह की नंबरिंग यूज की गई है जस्ट सेक्शन के बाद, तो दैट मीन्स ये सब सेक्शन है। जब किसी सेक्शन के अंदर एक से ज्यादा बात कही जानी हो तो सब सेक्शंस की हेल्प ली जाती है। किसी सेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही बात की जानी है तो वहां पर कोई सबसेक्शन नहीं होगा। आप देखेंगे सेक्शन के तुरंत बाद जो प्रोविजन है वो जो है आप रीड कर पाएंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा बात कही जानी है तो आप देखेंगे सेक्शन के बाद कुछ नंबरिंग दी जाती है तो वो सब सेक्शन का पार्ट बन जाते हैं। तो यहां पर सबसेक्शन 1 हमने कंप्लीट किया। सबसेक्शन 2 में कहा गया द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई in the official gazette from time to time income computation and disclosure standards, जिनको बेसिकली ICDS कहा जाता है, to be followed by any class of SSC or in respect of any class of income। तो यहां पर कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाई करेगी। क्या नोटिफाई करेगी, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। और किनके लिए जो है ये नोटिफाई करेगी, एनी क्लास ऑफ एसएससी और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ इनकम, किसी इनकम के रिगार्डिंग या फिर किसी एसएससी के रिगार्डिंग जो आईसीडीएस है उनको नोटिफाई किया जाएगा। तो दैट मीन्स अब गवर्नमेंट कैसे बताएगी, एक नोटिफिकेशन इशू करेगी और उस नोटिफिकेशन में बताएगी कि ये आईसीडीएस इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो है इन एसएससी पर इन इनकम के रिगार्डिंग एप्लीकेबल होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, एक नोटिफिकेशन के जरिए। तो इसके लिए हमारा नोटिफिकेशन को समझना जरूरी हो जाता है। तो आई होप आप समझे होंगे नोटिफिकेशंस क्या होती है। तो नोटिफिकेशंस बेसिकली मतलब एक्ट के अंदर, कानून के अंदर कुछ बातें ऐसी कही जाती है कि जिनमें कहा जाता है कि गवर्नमेंट इनको अलग से नोटिफाई करेगी, इनको अलग से बताएगी। तो उसके लिए हमारा नोटिफिकेशन को समझना जरूरी हो जाता है। उसके बाद सर्कुलर्स।
सर्कुलर्स की अगर मैं बात करूं, बेसिकली जो सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं वो सीबीडीटी के द्वारा इशू किए जाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अभी अभी हमने देखा था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली पूरे इनकम टैक्स को एडमिनिस्टर करता है और उसके लिए वो इनकम टैक्स रूल्स बनाता है। तो उसी तरह मान लीजिए इनकम टैक्स रूल्स में कोई बात कही गई, इनकम टैक्स एक्ट में कोई बात कही गई और उसको लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो बात की गई कही गई है वो किस तरह अप्लाई होगी। तो इसके लिए जो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, वो सर्कुलर इशू कर सकती है और उन कंफ्यूजन्स को दूर कर सकती है। तो सर्कुलर्स बेसिकली जो इशू किए जाते हैं सीबीडीटी के द्वारा, वो किए जाते हैं टू डील विद ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी एक्ट के अंदर किसी सेक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन है या रूल्स के अंदर किसी प्रोसीजर को लेकर कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सर्कुलर इशू किया जा सकता है। और ये जो सर्कुलर्स इशू होते हैं ये बेसिकली जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए इशू किए जाते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को समझाने के लिए ये सर्कुलर इशू किए जाते हैं। हालांकि जो एसएससी है, जो इनकम टैक्स पेयर है, वो भी इन सर्कुलर्स को फॉलो कर सकते हैं। ये जो सर्कुलर्स है ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स पर तो बाइंडिंग इन दी नेचर होते हैं, दैट मीन्स ऑफिसर्स को तो उनको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन एसएससी यहाँ पर ऑप्शन है कि एसएससी के अगर फेवर में है तो सर्कुलर को वो फॉलो कर सकता है, अगर एसएससी के फेवर में नहीं है तो वो उसको इग्नोर कर सकता है। तो circulars are issued by the CBDT from time to time to deal with certain specific problem and to clarify doubts regarding the scope and meaning of certain provision of the act। तो किसी कानून के अंदर जो प्रोविजंस है उसको क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर इशू किए जा सकते हैं। Circulars are issued for the guidance of the officers or SSC, however it cannot override the provision of the act। तो बेसिकली ये जो है ऑफिसर्स और एसएससी को गाइड करने के लिए इशू किए जाते हैं और जो एक्ट के अंदर जो प्रावधान है उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, उसको ओवर रूल नहीं कर सकते। दैट मीन्स किसी एक्ट के अंदर जो बात कही गई है उसके दायरे के अंदर ही सर्कुलर इशू किए जाएंगे। तो एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, आप सर्कुलर नंबर 13/2020 देख सकते हैं, जिसमें बेसिकली वन टाइम रिलैक्सेशन दी गई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए जो रिटर्न्स हैं उनको ई वेरीफाई किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर वन टाइम रिलैक्सेशन दी गई थी, उसके लिए सर्कुलर नंबर 13/2020 इशू किया गया था। उसी तरह काफी सारे लोगों को दिक्कत आती है कि सैलरी पर टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाएगा। तो आप देखेंगे हर साल टीडीएस ऑन सैलरी को लेकर एक सर्कुलर जो है इशू किया जाता है। तो यहाँ पर सर्कुलर नंबर 20/2020 को आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली बताया गया इनकम टैक्स डिडक्शन ऑन सैलरी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल ईयर 2021 में आप सैलरी पर टीडीएस कैसे डिडक्ट करेंगे, इसके लिए सर्कुलर नंबर 20/2020 इशू किया गया। तो यहां पर हमारे लिए सर्कुलर्स को भी समझना, स्टडी करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद बात आती है केस लॉज की। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई बात कही जाती है, अब उसको समझने का जो नजरिया है वो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग हो सकता है। जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो किसी भी प्रोविजन को समझने के लिए जो माइंडसेट रखते हैं वो माइंडसेट रखते हैं इन दी फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। वो उस प्रोविजन को इस तरह पढ़ते हैं, इस तरह इंटरप्रेट करते हैं, इस तरह समझते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में हो। और जबकि जो एसएससी होता है, जो टैक्स पेयर होता है, वो उस प्रोविजन को उस तरह समझने की कोशिश करता है जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर के फेवर में हो। तो ऐसे में दोनों के बीच एक टकराव होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है कि मैं सही हूं और टैक्स पेयर कहता है मैं सही हूं, और इन दोनों का जो यह टकराव है वो किसी ना किसी कोर्ट में जाता है और उस कोर्ट में उस टकराव को लेकर, उस इशू को लेकर, जिस इशू पर दोनों के बीच टकराव हुआ उस पर डिसीजन आता है। और वो डिसीजन जो होता है वो
डिसाइड करता है कि किस तरह जो है उस प्रोविजन को समझा जाएगा। तो ये जो केस लॉज होते हैं ये भी बहुत हेल्प करते हैं और इनको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है इनकम टैक्स एक्ट को समझने के लिए। द स्टडी ऑफ केस लॉ इज एन इम्पोर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। It is not possible for Parliament to conceive and provide for all possible issues that may arise in the implementation of the Act. That means जिन इश्यूज को लेकर ऑफिसर और टैक्स पेयर्स के बीच टकराव होता है, यह पार्लियामेंट के लिए मुश्किल है कि हर इशू को एक्ट के अंदर डाल दिया जाए। अगर हर इश्यूज को टैक्स जो एक्ट है उसके अंदर डाल दिया गया, कानून के अंदर डाल दिया गया, तो आपका कानून ही इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ये जो इश्यूज होते हैं, इसके लिए जुडिशरी सिस्टम होता है, कोर्ट्स होती है, जहां पर कोर्ट्स में दोनों ही पक्षों की बात रखी जाती है। कोर्ट्स उन दोनों पक्षों की बातों को सुनकर एक डिसीजन लेता है। तो यहां पर the judiciary will hear the dispute between the SSC and the department and give decisions on various issues। यहां पर दो बातें आपको समझने के लिए ज्यादा जरूरी है कि जो कोर्ट्स होती हैं, तो दो तरह की कोर्ट्स हमें जो है यहां पर बेसिकली देखने को मिलेगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट होती है वो बेसिकली स्टेट लेवल पर जो है डिसीजन देती है। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, तो अगर दिल्ली हाई कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो वो जो जजमेंट है, वो जो केस लॉ है, वो दिल्ली के लिए एप्लीकेबल होगा, वो किसी दूसरे स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देती है तो वो पूरे भारत के लिए एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट किसी इशू को लेकर कोई डिसीजन देती है तो वो पूरे भारत पर एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स वो एक कानून बन जाएगा पूरे भारत के लिए। लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होगा, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही वो कानून बनेगा। जो दूसरी राज्य की हाई कोर्ट्स है या दूसरे जो राज्य है उसको लेकर डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो मैंडेटरी होगा, उनको वो फॉलो ही करना होगा। द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड द लॉ लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड। द डिसीजन गिवन बाय वेरियस हाई कोर्ट विल अप्लाई इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स इन विच सच हाई कोर्ट हैव जुरिडिक्शन। तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर मान लीजिए किसी इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देती है और मान लीजिए किसी और व्यक्ति के केस में भी उसी इशू पर लेकर जो है केस किया गया है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगी किसी दूसरे व्यक्ति के केस में, उस जजमेंट को फॉलो करते हुए जो दूसरा व्यक्ति है उसके केस को भी निपटाया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के केस में वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होगा, किसी दूसरे स्टेट पर वो बाइंडिंग नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं होगा। लेकिन दूसरा स्टेट अगर उस जजमेंट को कंसीडर करना चाहता है तो कर सकता है। तो ये बेसिकली एस्पेक्ट्स थे, कंपोनेंट्स थे इनकम टैक्स के, जो इनकम टैक्स को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इनकम टैक्स अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना होगा, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने होंगे, आपको फाइनेंस एक्ट पढ़ना होगा, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स को स्टडी करना होगा और साथ ही केस लॉज को स्टडी करना होगा। तो इस तरह आप जो है इनकम टैक्स को समझेंगे। जब हमें पता है कि इनकम टैक्स को समझने के लिए हमें इनकम टैक्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, फाइनेंस एक्ट्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, ये सब रीड करना है, स्टडी करना है, इंटरप्रेट करना है, इनको समझना है। तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, www.incometaxindia.gov.in। ये जो वेबसाइट है इस पर आपको इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स,
नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, जो भी इनकम टैक्स से जुड़ी हुई बातें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ न्यूज़ जो है वो चलती रहती है, जैसे कि एक प्रेस रिलीज इशू की गई है, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स सर्टेन टाइम लिमिट्स इन लाइट ऑफ सेवर पेंडेमिक। उसके अलावा प्रेस रिलीज इशू की गई है, लॉन्च ऑफ न्यू ई फाइलिंग पोर्टल। तो इनकम टैक्स के जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक न्यूज़ सेक्शन दिया गया है, व्हाट्स न्यू, जिसमें जो भी इनकम टैक्स से जुड़ी हुई लेटेस्ट बातें होंगी, जो भी न्यूज़ होंगी वो आपको यहाँ पर देंगी, दिखाई देंगी। और यहाँ पर है टैक्स लॉज एंड रूल्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टैक्स लॉज एंड रूल्स, तो एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, बजट्स, बिल्स। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स सर्कुलर्स, इनकम टैक्स नोटिफिकेशंस और बजट्स के जरिए आपको फाइनेंस एक्ट जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए हम एक बार इनकम टैक्स एक्ट देखते हैं। तो एक्ट्स पर हम क्लिक करेंगे। एक्ट्स पर क्लिक करने के बाद जितने भी एक्ट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं रिगार्डिंग टैक्सेशन, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और सबसे टॉप में है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रिगार्डिंग हम कुछ भी रीड करना चाहते हैं, कोई भी सेक्शन रीड करना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जितने भी इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। नीचे आपको पेजेस दिए गए हैं, आप जो है नेक्स्ट पेज को सिलेक्ट करते हुए जो है नेक्स्ट सेक्शन पर जा सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे जो है सेक्शन 248 रीड करना है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर में 248 जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पर सेक्शन 248 जो है वो सामने आ जाता है। तो अपील बाय पर्सन डिनाइंग लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स इन सर्टेन केसेस। तो बेसिकली जो भी सेक्शन आप रीड करना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, वो सेक्शन नंबर आपको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं तो टेक्स्ट यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए रेजिडेंट टेक्स्ट को लेकर मैं सर्च करना चाहता हूं, तो यहाँ पर रेजिडेंट टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। तो जिस जिस सेक्शन में रेजिडेंट वर्ड का यूज हुआ होगा वो सेक्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर एक्ट्स के अंदर आप कोई भी एक्ट जो आप रेफर करना चाहते हैं वो एक्ट आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंस एक्ट अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो फाइनेंस एक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, तो फाइनेंस एक्ट के जो सेक्शंस है वो आपके सामने आ जाते हैं। अगेन सेक्शन नंबर का यूज करते हुए आप किसी सेक्शन को सर्च करना चाहते हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर, वो आप सर्च कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को सर्च करना चाहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक्ट को रीड करना चाहते हैं, एक्ट को रेफर करना चाहते हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इवन हम भी अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है यहीं से इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट को रेफर करते हैं। उसके अलावा अगर आप रूल्स को रीड करना चाहते हैं, रूल्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो ऐसे में incometaxindia.gov.in पर आप विजिट करते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक्ट के बाद आपको रूल्स दिए गए हैं। जैसे ही आप रूल्स पर क्लिक करेंगे तो जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो रूल्स आपके सामने आ जाते हैं। सबसे टॉप पर इनकम टैक्स रूल्स दिए गए हैं। इनकम टैक्स रूल्स को आप सर्च करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पर रूल नंबर जो है आप सर्च कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं रूल्स के अंदर, वो आप सर्च कर सकते हैं। तो जो भी लोग इनकम टैक्स को समझने के लिए परेशान रहते हैं कि वो इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स को कहाँ से स्टडी करें, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप जो है इनकम टैक्स एक्ट को रेफर कर सकते हैं। और बहुत सारे एक्ट्स दिए गए हैं, अगर आपको उनमें से किसी को रेफर करना है तो वो आप रेफर कर सकते हैं। सेम वे में नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स आपको दिए गए हैं, वो आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्कुलर पर क्लिक करेंगे तो जो भी सर्कुलर इशू किए गए हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। बजट्स में आपको फाइनेंस एक्ट दिए गए हैं, यहाँ से भी आप फाइनेंस एक्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए बजट एंड बिल्स में यहाँ पर फाइनेंस एक्ट्स आपको दिए गए हैं। तो फाइनेंस एक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था एनुअल बेसिस पर जो है वो बनाया जाता है। तो जिस भी फाइनेंस एक्ट को, फाइनेंस एक्ट 2020, फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2018, 2017, जो भी फाइनेंस एक्ट आप रेफर करना चाहते हैं वो आप रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक अमेंडमेंट की गई, तो मैंने आपको बताया अमेंडमेंट की जाती है थ्रू फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस एक्ट के जरिए जब अमेंडमेंट की जाती है तो मान लीजिए आप उस अमेंडमेंट को रेफर करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो अमेंडमेंट की गई थी किस फाइनेंस एक्ट के जरिए की गई थी। फाइनेंस एक्ट 2020, फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2018। तो यहाँ से जो भी ईयर है उस फाइनेंस एक्ट का वो सिलेक्ट करते हुए आप जो है
उस अमेंडमेंट को रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह बेसिकली अगर आपको इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर incometaxindia.gov.in से मिल जाता है। तो आई होप यह जो वेबसाइट है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। आप इसको जो है बुक मार्क कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट को बुक मार्क किया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक्ट आ जाता है और जो भी सेक्शन मुझे रेफर करना होता है मैं यहाँ पर सेक्शन नंबर सर्च कर लेता हूँ। जैसे 194C कॉन्ट्रैक्टर्स के रिगार्डिंग जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो 194C के तहत किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन आपका ओपन हो जाता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। जैसे ही आप सेक्शन 194C पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आपके सामने आता है और जितना भी कंटेंट है वो आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आप सेक्शन को रीड कर सकते हैं, उस सेक्शन में क्या क्या कंटेंट दिया गया है और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। सेक्शंस को रीड कैसे करेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये हम जो है अपनी वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इस वेबसाइट को बुकमार्क कर लीजिए। यह वेबसाइट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है एज ए अकाउंटेंट, एज ए प्रोफेशनल। अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम सेक्शंस को स्टडी करते हुए ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि आप इनको रीड कर सकते हैं, आपको समझ में आएंगे, लेकिन जब हम सेक्शंस को रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे, तो यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि एक्सप्लेनेशंस क्या होती है, प्रोविजो क्या होता है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज क्या होता है, डेफिनेशंस आप कैसे रीड करेंगे, तो ये सभी बातें जब हम सेक्शंस को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे वहां पर आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो हमारे इस सेशंस में बेसिकली हमने यह समझा कि इनकम टैक्स को हम किस तरह ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा समझ सकते हैं। अब हम अपने इनकम टैक्स एक्ट को प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं।